दोस्तों नमस्कार, लर्न विद्या पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के गद्य खंड को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आचार्य राम शुक्ल जी हैं, इनका जीवन परिचय पहले देख लेते हैं कि जीवन परिचय आपको बोर्ड में लिखना कैसे है। तो हम यहाँ पर आपका जो जीवन परिचय बनाए हैं, लिखे हैं, आपको सेम टू सेम वैसे लिखना है। जैसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, जिसमें आप इनका जन्म स्थान होगा, जन्म होगा, जन्म स्थान होगा। अगर माता पिता का नाम है तो माता पिता का नाम, या फिर नहीं है तो रहने देंगे। और रचना जरूर लिखना है और मृत्यु इनका लिखना है। इसको लिखने के बाद ना, जैसे एग्जाम के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपका पूरा ये चेक करेगा। वो आपका ये अगर ये सही रहेगा तो आपको पूरा नंबर दे के वो अपना आगे दूसरा क्वेश्चन देखने चला जाएगा। तो इसको पहले आपका जन्म एकदम सही होना चाहिए, और इसको जैसे डेट होता है 18 मई 16 जून, ऐसे ये सब मत याद करो, भूल जाओगे एग्जाम में। तो आपको बस केवल सन याद करना है। जैसे इनका जन्म 1884 में हुआ था, जन्म स्थान अगोना उत्तर प्रदेश, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, और रचना चिंतामणि रश्मिमांसा त्रिवेणी। 2-3 रचना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। और मृत्यु 1941 ईस्वी, बस इतना संक्षिप्त परिचय लिखना है। और उसके बाद यहाँ से जीवन परिचय स्टार्ट करना है आपको, और लिखना है हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आपको सेम टू सेम वैसे लिखना है, बहुत छोटा लिखना है, मतलब 80 शब्द बोला जाता है, लेकिन तब पर भी आपको 100-120 ऐसे वर्ड लिखेंगे थोड़ा सही रहेगा। तो उसके बाद लिखते हैं कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ला था, जो सुपरवाइजर कानून को थे। और रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, और अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी छोड़ने के बाद मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए, और स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। और उसके बाद फिर ये पूरा आप जीवन परिचय एक बार स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ तक ऐसे मान लीजिए स्क्रीनशॉट हम मान लिए होंगे। अब चलिए इसमें प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो आपको जैसे किताबों में दिया रहता है कि निबंध संग्रह, ये इतिहास, ये आलोचना है, आपको इस तरह की से नहीं लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे लिखना है आपको। मतलब 4-5 रचनाएं आपको याद करना है, और उसके बाद लाइन बाय लाइन ऐसे नीचे लिख देंगे, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। आपको इसमें से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर चलते हैं, ये जीवन परिचय आप स्क्रीनशॉट पूरा अच्छे से मान लीजिए। अब चलते हैं कि जो गद्यांश, मतलब जो आपको मेरे मित्रता चैप्टर है, इससे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप इसको पूरा आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जैसे इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, इसमें देखिए ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। जैसे दिया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पहले आपको ऐसे गद्यांश दे देगा, और उसके बाद फिर ऐसे कुछ लाइन ऐसे मारा रहेगा लाइन। तो यहाँ पर बोलेगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है? तो गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आपको लेखक का नाम, और जो इस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें ये गद्यांश दे दिया और बोला कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम ऐसे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, और उसके बाद फिर लिखेंगे ऐसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब गद्य का है तो गद्य खंड लिखेंगे, गद्य खंड। आपको चैप्टर का नाम अगर याद रहेगा, अभी हम चैप्टर का नाम कैसे पहचानेंगे उसका ट्रिक बता देंगे। तो गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको सेम टू सेम ऐसे ही संदर्भ लिखना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका, इतना ये दोनों क्वेश्चन फिक्स हैं कि आपका संदर्भ पूछेगा और व्याख्या। तो व्याख्या में आपको कैसे करना है, अभी हम उसको जब चैप्टर पढ़ाने लगेंगे कि तो उसको बता देंगे। और उसके बाद फिर लिखा है तीसरा क्वेश्चन में, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका जो है इस प्रश्न का उत्तर ना हमें इसी में से मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हम ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए सहारा रहता है। तो इसका आंसर
आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब ऐसे हम लिखेंगे कि इस मतलब कि ऐसे लिखेंगे, लोगों का साथ, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी बातों को ऊपर रखते हैं और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालते और हमारे लिए कोई सहारा भी नहीं रहता। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले चैप्टर पढ़ते हैं। तो रेखांकित अर्थ का व्याख्या आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है मित्रता के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा है, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष, यानी कि जो नौजवान युवक है या नौजवान पुरुष है, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार, यानी कि बाहरी संसार, जैसे हम किसी शहर में जा रहे हों या फिर अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रहे हों, वहाँ हम जाते हैं तो पहली कठिनता उस मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि मतलब कि हमें मित्र चुनना पड़ता है, हमें जीवन साथी चुनना पड़ता है, जिससे हम अपने आगे के कामों को अच्छी तरीके से कर पाएँ। ऐसे मतलब व्याख्या ऐसे होता है कि जैसे हमें ये थोड़ा सा दिया है तो हम उसको व्याख्या करके थोड़ा और बड़ा कर दें। तो यहाँ पर लिखा है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराले नहीं रहती तो उसका जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। मतलब धीरे धीरे हमें जो शहर में जाते हैं या फिर कई अनजान जगह जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों से हमारा तालमेल हो जाता है और दोस्ती बढ़ जाती है। और यही हेलमेल, यानी कि यही जो बातें करते हुए ये मित्रता का रूप जो है परिणत, यानी कि मित्रता के रूप में ढल जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उस जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यानी कि जो हम मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, यानी कि हमारे अंदर जो है मित्रों की चुनाव की कैसी प्रवृत्ति है या फिर कैसे हम मित्र चुनना चाहते हैं, वही जीवन की सफलता पर निर्भर कर जाती है। यानी कि हम जैसे मित्र चुनेंगे वैसे ही हमारे जीवन की आगे की सफलता बनेगी। और क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो संगति का हमारा गुप्त प्रभाव, यानी कि संगति जो मित्रता होती है उसका जो प्रभाव है वो ऐसे सीधे नहीं पड़ता कि जैसे वो मित्र खराब है तो हम भी खराब बन गए। ऐसे ये धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे होते हुए आप भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे आपका मित्र होगा। और उसके बाद बोल रहे हैं, कवि लेखक बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश कर अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संसार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि हमारा चित्त, यानी कि हमारा हृदय इस तरीके का है कि अभी हमें उसका जो मित्र है उसके जो संस्कार होंगे वह हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि हम जो जब बड़े हो जाते हैं तो मित्रों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम उस उम्र में जब होते हैं कि मित्र बनाते हैं तो उसका जैसा आचरण रहता है वैसा हमारा भी बन जाता है और हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रकृति अपरिपक्व होती रहती है। यानी कि जो हमारे भाव होते हैं और प्रवृत्ति होती है वो अपरिपक्व होती है। यानी कि हम अभी मेच्योर, इतने परिपक्व नहीं होते कि हम अपने मन से जो है कुछ सोच पाएँ, अच्छे विचार कर पाएँ। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यानी कि कोई हमें राक्षस भी बना सकता है, यानी कि कोई हमें बुरे आचरण वाला बना सकता है या फिर कोई सज्जन हमें बना सकता है। मित्र वैसे होते हैं और ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हम उनकी हर एक बात को बिना विरोध के मान लेते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए सहारा रहता है। यानी कि ऐसे दोस्त जो हमारी बातों को ऊपर रखते हैं, यानी कि हमारे बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ जो तुम कर रहे हो सही है, तो ऐसे मित्र बहुत बुरे होते हैं, जैसा लेखक बता रहे हैं। और दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि युवा पुरुष को विवेक से काम लेना चाहिए, लेकिन जो युवा पुरुष होते हैं वो विवेक से बहुत कम काम लेते हैं। और कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष परख के लेते हैं और मित्र बनाते वक्त पूरे आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं और वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर संपूर्ण विश्वास जमा देते हैं। और हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। नहीं, यानी कि इसमें रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्रता ऐसी नहीं होती कि हमें जो है थोड़ी चतुराई या साहस, बातचीत का ढंग देख के जो है मित्र बना ले, हमें कुछ और भी गुण देखने होते हैं। और हम लोग यह नहीं सोचते कि मित्र का उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यदि हमें नहीं सोचते कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र में बड़ा भारी रक्षा रहती है। जिसे में ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। यानी कि प्राचीन विद्वानों क्या क्या है कि जो विश्वास पात्र में, यानी कि जो विश्वास के योग्य मित्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, जिन्हें अगर किसी को मिल जाए वो उसे खजाना समझना चाहिए, यानी खजाने से भी बढ़कर है वैसे मित्र। और
विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे उत्साहित करेंगे। यानी कि हमें ऐसे मित्रों को ढूंढना चाहिए जो हमें दृढ़ विश्वास दिलाएं और दोष त्रुटियों को हमें बताएं कि हमें हमें इनमें ये दोष है, हमें इसे दूर करना चाहिए, हमें पवित्रता की ओर, मर्यादा की ओर ले जाएं। हमें ऐसे मित्र मिलने चाहिए। और सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है, और अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि ऐसे मित्र बनाओ, और ऐसे मित्र जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और जीवन निर्वाह करने के लिए हर तरह से सहायता देंगे आपको ऐसे मित्र। और ऐसे मित्रों में माता यानी कि माँ जैसी जो है शक्ति और कोमलता होती है। तो उसके बाद फिर छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला, जो हृदय को बेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास और कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी बनाना मानना होता है। यानी कि जो हमें अपरिपक्व होते हैं तो हमारी बातें बहुत जल्दी ही लोगों को बुरा, मतलब लोगों की बातें हमें जल्दी बुरा लगती है, और हमको बिना कुछ सोचे समझे जो है रूठ जाते हैं। ऐसा सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भाव, उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारे युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी बाल चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। यानी कि हमें ऐसे मित्र नहीं चाहिए जो दो चार बातें देख ले और मित्रता कर लें। हमें ऐसे मित्र चाहिए जो जीवन संग्राम यानी कि हमें जीवन में जो है बहुत ही दृढ़ विश्वासी हों और हमारा साथ दें हर हर अच्छी कामों को करने के लिए। और मित्र केवल उसे ही नहीं कहते हैं जिनके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसमें हम स्नेह न कर सकें, और जिससे अपनी छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते हो। और मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यानी कि इसमें लिखा कर रहे हैं कि हमें ऐसे मित्र नहीं चाहिए कि जो हमारे गुणों की प्रशंसा करे और लेकिन हमें जो है प्यार न करे, यानी कि हमें बस छोटे छोटे काम निकाले और अंदर ही अंदर वो घृणा करता हो, केवल अपना काम निकालने के लिए हमसे अच्छी अच्छी बातें करता हो। और मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपने प्रीति पात्र बना सकें। यानी कि मित्र ऐसे होना चाहिए जिस पे हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, यानी कि भाई पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं, उसी प्रकार मित्र भी ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को अपना दूसरा हानि लाभ समझे। और मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, यदि एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि लेखक कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों और एक ही रुचि को, तभी मित्र नहीं बनते। दो लोग अगर अलग अलग कार्य करते हों, अलग अलग भिन्न प्रकृति के हों, तब पर भी मित्रता हो जाती है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धव स्वभाव के थे। यानी कि अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राम जो है राम भगवान जो है धीर और शांत प्रकृति के थे, वही लक्ष्मण जी जो है उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की जो है अलग अलग प्रकृति थी, लेकिन तब पर भी उनमें बहुत ही अच्छा स्नेह था। और उदारता तथा उच्चास से कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि
जो गुण हमारे में नहीं होती है वो दूसरे से हम चाहते हैं मिल जाए, और इसी प्रकार हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और मित्रता होती है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, और निर्बली बली का अधीर उत्साही का। यानी कि जो है चिंताशील, यानी कि जो चिंता में रहता है वो प्रफुल्लित चित्त, यानी कि अच्छे मन वाला, अच्छे हृदय वाला, हंसमुख रहने वाला व्यक्ति ऐसा ढूंढता है जिससे उसकी दोस्ती हो, ताकि उसका चिंता भी हट जाए। और निर्बल जो है, यानी कि जो बहुत कमज़ोर होता है, वो जो है बलवान व्यक्ति का साथ ढूंढता है। ऐसे ही उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। यानी कि इतने उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त जी युक्ति उपाय, यानी कि उपायों के लिए चाणक्य की ओर मतलब दोस्ती किए थे, ताकि वो अच्छे युक्ति बता पाएँ। और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसी ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिससे हम अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। यानी कि इसमें लेखक कर रहे हैं कि हमें अपने मित्रों को उस प्रकार पल्ला पकड़ना चाहिए, यानी उस प्रकार हमारी मित्रता होनी चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम के पीछे, राम जी के पीछे भागते थे। और मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनके किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। यानी कि जो है मित्र ऐसे होना चाहिए जो जिनके भरोसे हम रह सकें, यानी कि हम उनके भरोसे कोई भी कार्य छोड़ सकें और उन पर विश्वास कर सकें कि वह किसी भी प्रकार का धोखा हमें नहीं दे सकता। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हैं जिनसे हम कुछ लाभ तो उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं और न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यानी कि हमें ऐसे जान पहचान के लोग नहीं चाहिए जो जो हमें जो है बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत न करें, जो जिनसे हम कोई अच्छी बात नहीं कर सकें, न ही वो हमें सहानुभूति दे सकें और न ही हमारे आनंद में जो है सम्मिलित हो सकें। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जान पहचान के लोगों से ईश्वर हमें दूर ही रखें। और हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है, यानी कि हमें चारों ओर अपने जड़ मूर्तियाँ, यानी कि बुरे लोगों को सम्मिलित नहीं करना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ न हानि होगी, अगर मतलब कि ऐसे लोग जो जान पहचान आसानी से बन जाती है, अगर ऐसे लोगों से हमारी कुछ हानि नहीं हो रही है तो लाभ भी नहीं होगा। पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी भारी होगी, यानी कि जो हानि होती है वो बहुत बड़ी भारी होगी जब ऐसे लोगों के साथ जान पहचान होगा। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे युवकों को बढ़कर सुनने निहितार और सोचनीय जीवन और किसका है। यानी कि इसमें लेखक आज के ज़माने के जो सोशल मीडिया छपरी लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होगी तो ऐसे जो है उनके साथ रहने पर आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है और वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। यानी कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बातों और अच्छे अच्छे जो है सम्मिलित चीज़ें, जो आनंद वाली चीज़ें हैं, अच्छी हैं जो, वो उनसे हम बहुत दूर हो जाएंगे। और उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विकास छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों में मधुर संगीत नहीं, कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। और जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, इनका हृदय निशाचियों और नीचाशियों और
कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नासन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते हुए देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। यानी कि इसमें ये पूरे पूरे लाइन में लेखक ने केवल बुरे लोगों के बारे में बातें कही हैं कि वो अगर जो बुरे लोग होते हैं वो प्रकृति का किसी प्रकार से आनंद नहीं ले सकते हैं। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचे तब डेमेट्रियस ने कहा, जो ने मुझे अभी भी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी कि जो दोस्त होते हैं वो ऐसे दोस्त जो आपके कार्यों में हाथ न बटाकर आपके कार्यों को छोड़कर कोई और कार्य में साथ दें, तो वो ऐसे ही ज्वर के बराबर होते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यदि यह केवल नीतियों सदृत्यों का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी कि जो युवा पुरुष के साथ अगर आप बुरी युवा पुरुष के साथ यानी कि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके वो जो है पैरों में बंधी चक्की के समान हो, यानी कि आपके जो है उन्नति में बाधा बनेंगी और आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जबकि अगर अच्छे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती है तो वो जो है अच्छे लोगों के साथ अगर आपकी होगी तो वो आपको उन्नति की ओर उठाएंगे, न कि आपको गिराएंगे नीचे। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राजदरबार में जगह नहीं मिली। इसी पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपने दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारा करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। यानी कि इसमें लेखक बता रहे हैं कि बुरी बातें हमारे अंदर बहुत ही जल्दी अंदर प्रवेश करती हैं, जबकि अच्छी बातें बहुत धीरे और अच्छी बातें बहुत जल्दी निकल भी जाती हैं, जितनी बुरी चीज़ें जो है अंदर बैठी रहती हैं। जैसे हम कोई बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो जितनी जल्दी बुरे बनने में लगता है उतनी जल्दी हमें अच्छा बनने में नहीं लगता। यानी कि बुरा बनना हो तो केवल आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, आप बुरे बन जाएंगे, लेकिन अच्छा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर है कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है और भेदती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। यानी कि इसमें लेखक बता रहे हैं कि आप सोचेंगे कि हाँ ये बहुत असामान्य है, बहुत ही कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर ऐसे उतने ही बुरे बनते जाएंगे जिस तरह आपका मित्र जो आपके साथ रहता है उसी तरह आप भी बन जाएंगे। और आप सोचेंगे कि हम बाद में सुधर जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे बुरे ही होते जाएंगे, आप कभी भी सुधर नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर बोला है कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ भी नहीं मालूम होगी। यानी कि आपको जो है पहले जो उनकी बातें बुरी लगती थी वो आपको धीरे धीरे बहुत ही नॉर्मल लगने लगेंगी। आपको लगेगा कि नहीं, हाँ सही है, कोई बात कर रहे हैं, कोई हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। और हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही कि पूरी संगति की छूत से बचो। या पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयान हो जाए, और एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। और यह आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर।
तो आपको जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ों का व्याख्या दिया, वैसे ही आपको उसी पर प्रश्न देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो युवा पुरुष लोग होते हैं वो बहुत ही कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का ढाल दे। यानी कि जो व्यक्ति, अगर आप अच्छे लोगों से साथ मिलते हैं तो वो आपको देवता जैसा बना देगा, और अगर हम बुरे लोगों की संगति पाते हैं तो वह राक्षस जैसा बना देगा। और ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। और उसके बाद फिर लेखक बोल रहे हैं, ऐसे ही व्याख्या करेंगे कि ऐसे, उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी हर बात हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी कि हम उनसे कोई विरोध नहीं कर सकते, नहीं तुम या गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, हमें उनकी बातें चुपचाप मान लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे हम व्याख्या कर देंगे थोड़ा इधर उधर करके, आपका ये पूरा हो जाएगा। तो इससे आपका 2-2 नंबर के, ये 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन है। आपका 6 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन तो फिक्स है कि एक रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, एक उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, यानी कि 2-2 4 नंबर का ये फिक्स रहता है। और उसके बाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर भी है गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा जो आपका ये क्वेश्चन हो गया अलग से, इसमें ये जो है गद्यांश में, इसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, आप ऐसे ही अपना देख लीजिए, आप ऐसे करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी का ममता नामक चैप्टर है, इसमें मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।